नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अभी आपने कुछ खबरों की झलक देखी। हम इन खबरों के जरिए बताएंगे कि नया भारत के नाम पर आज के भारत में क्या खेल चल रहा है। कल सारे देश ने देखा कि जंतर मंतर पर किस तरह पुलिस धरने पर बैठे खिलाड़ियों को उठाकर ले गई। यह तस्वीर अपने आप में गवाह है कि पुलिस इन्हें उठाकर ले जा रही है। ये खिलाड़ी अपनी मर्जी से थाने नहीं जा रही हैं, वो भी इस तरह से। लेकिन बिहार और यूपी से छपने वाले एक बड़े अखबार हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर जो खबर बनाई है उसकी हेडलाइन है कि धरना समाप्त हो गया। पटना से छपने वाले हिंदुस्तान के पहले पन्ने की यह हेडलाइन देखिए। लिखा है जंतर मंतर पर धरना समाप्त। क्या कोई समझौता हुआ जिसके बाद धरना समाप्त हुआ, या 23 अप्रैल से धरने पर बैठे खिलाड़ी अपने आप उठकर घर चले गए और धरना समाप्त हो गया? ठीक से देखिए, यही लिखा है, जंतर मंतर पर धरना समाप्त। क्या यह सही हेडलाइन है? आप सबने इन तस्वीरों को देखा है, फिर भी हिंदी का एक बड़ा अखबार पुलिस की कार्रवाई को इस तरह से लिखता है जैसे कोई सामान्य बात हो। यह हेडलाइन बता रही है कि आप महंगाई से तो बच जाएंगे मगर मीडिया से नहीं बच पाएंगे। महंगाई आपका गला नहीं घोटेगी, मीडिया आपकी गर्दन मरोड़ देगा। हम आगे बात करेंगे इस घटना के कवरेज पर। आप देखते रहिए रवीश कुमार ऑफिशियल। 9 साल से धर्म के नाम पर दिन रात नफरत फैलाने वाले गोदी मीडिया के होश उड़ गए होंगे कि उज्जैन में जो मूर्तियां उड़ गई हैं उसका कवरेज कैसे करें। इस मीडिया को खूब आता है कि किसी संसदीय आयोजन को धार्मिक आयोजन में कैसे बदला जाता है, लेकिन उसे यह नहीं आता है कि धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार को कैसे उजागर किया जाए। फिर उसे उस सत्ता से टकरा जाना होगा जिसकी भक्ति वो करता है, और दर्शकों को ऐसे बताता है जैसे वो धर्म की भक्ति में डूबा है। सरल हिंदी में कह रहा हूं, समझ तो आप जाएंगे ही। कम से कम क्रेन से उठाकर ले जा रहे सप्तऋषियों में से एक की मूर्ति को देखकर एंकर और एंकरानी चीख पड़ती कि ऐसा किसने किया, कैसे हो गया। वो किसी का भी करीबी हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। भास्कर ने लिखा है कि मूर्तियों की ऊंचाई 10 से 25 फीट ऊंची थी, जिनके बनने में 5 साल लगे थे। तब तो इन मूर्तियों को इतना भी कमजोर नहीं होना चाहिए कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा में उखड़ जाएं। यह तस्वीर हमें रवि सेन से मिली है, उनका आभार। अब आस्था आहत नहीं हुई। यह आस्था केवल दूसरे संप्रदाय को टारगेट करने के लिए आहत होती है, शाम के वक्त डिबेट के लिए आहत होती है। अपनी विचारधारा के पाले के लोग इसके नाम पर खराब काम करें, लूटपाट करें, आस्था आहत नहीं होती है। अब सवाल है कि उज्जैन की इस घटना को गोदी मीडिया कैसे कवर करे। क्या सरकार को बचाकर करे, या विपक्ष के लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों को हटाकर करे, या फिर आंधियों पर ही सारा दोष डाल दे। उज्जैन की यह घटना अगर बंगाल में हो गई होती तो केंद्रीय मंत्रियों का दल रवाना हो गया होता, उससे पहले कोई जांच एजेंसी चली गई होती, और इन दोनों से पहले गोदी मीडिया के सारे एंकर वहां डेरा जमा चुके होते और चैनलों पर ममता बनर्जी की तरह तरह की तस्वीरें बना दी गई होती। और अगर इन मूर्तियों का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया होता तब तो उनकी और भी खैर नहीं थी। गनीमत थी कि इनका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मैं आप सभी को, देश और दुनिया में महाकाल के सभी भक्तों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से भाई शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो लगातार इतने समर्पण से इस सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं। साथ ही मैं मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों का, संतों और विद्वानों का भी आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से इस प्रयास को सफल किया है। इन्हें गिरना भी था तो 28 मई के दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी को संसदीय आयोजन के अवसर पर गोदी मीडिया धर्माधिकारी के रूप में पेश कर रहा था। उनके चलने फिरने से लेकर दंडवत होने को भव्यता और दिव्यता प्रदान करने के लिए संसद भवन के भीतर कितने कैमरे लगाए गए थे, इसे समझना बहुत जरूरी है कि धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है,
कैमरों की संख्या कितनी थी और किस किस एंगल पर लगाए गए थे, मेरे पास इसकी आधिकारिक और विस्तृत जानकारी भी नहीं है। लेकिन हमने सुबह के 1 घंटे के दौरान के कवरेज को सरसरी निगाह से देखा कि कितने फ्रेम में कैमरे नजर आते हैं। तो जिस तरह से डेग डेग पर कैमरे तैनात थे, उससे पता चल रहा था कि इस आयोजन में भले ही राष्ट्रपति को बुलाना रह गया हो, मगर कैमरा कहां लगेगा इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे आयोजन में कई एंगल पर कैमरे लगते ही हैं, जरूरत भी होती है। लेकिन अगर कैमरे की सही गिनती मिल जाती तो मैं ये जरूर कहता कि इस आयोजन का एक बड़ा मकसद यह भी था कि अपने लिए अनगिनत फ्रेम तैयार करना, ताकि राम तेरी गंगा मैली का वो गाना सार्थक हो जाए कि मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक। मगर जहां कैमरे नहीं थे वहां नियति ने अलग ही फ्रेम तैयार कर दिया। भास्कर ने लिखा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और 6 मूर्तियां गिर गईं। ये सभी खंडित मूर्तियां बता रही हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति केवल अधर्म पैदा करती है और धर्म के नाम पर व्यापार हमेशा धर्म के अनुसार नहीं होता है। क्योंकि जिस वक्त मूर्तियों का उद्घाटन हुआ तभी कांग्रेस के विधायक महेश परमार ने लोकायुक्त संगठन के पास और विधानसभा में कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह ने इसमें भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे रिकॉर्ड पर। इस तरह से इन मूर्तियों को खंडित बिखरा हुआ देखकर इसके उद्घाटन से कुछ महीने पहले निरीक्षण करने गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक ट्वीट याद आता है। मोदी राज में बीजेपी नेताओं के शब्दों पर गौर कीजिएगा। मंदिरों से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम होता है, हमेशा अलौकिक, दिव्य और भव्य का इस्तेमाल होने लग जाता है। दिव्य, भव्य और अलौकिक से नीचे तो कुछ भी नहीं होता है। 1 मार्च 2022 को शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और लिखा कि उज्जैन में श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर के विस्तार का कार्य पूर्ण होने पर भव्य, दिव्य एवं अलौकिक स्वरूप सामने आएगा। मंदिर परिसर के विस्तार में श्रद्धालुओं को सुविधा भी पहले से ज्यादा मिलेगी। श्री महाकाल जी से प्रार्थना है कि हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने परिसर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया और एक वीडियो भी ट्वीट किया। इस वीडियो में शिवराज सिंह चौहान भी इसी तरह निरीक्षण कर रहे हैं। जिस तरह से आपने संसद भवन के निर्माण से जुड़ी प्रधानमंत्री की कई तस्वीरें देखी हैं, यहां भी मुख्यमंत्री को इस तरह से दिखाया गया है कि हर चीज पर उनकी बारीक नजर है, हर चीज उनसे पूछ कर ही लग रही है। वे निर्माण से जुड़ी कंपनी को कितना कुछ बता रहे हैं, उंगलियां उठाकर दिखा रहे हैं, बल्कि एक जगह वे खंबे को उंगलियों से ठोक कर बता भी रहे हैं कि सारे काम पत्थर के होने चाहिए। फेंसिंग है उनको सबको करें, ये सबके सब आते हैं, हो जाती है। इससे समझा जा सकता है कि इतनी गहरी नजर है कि सवाल ही नहीं कि इसके निर्माण में कोई खराबी आ जाए। लेकिन उद्घाटन के बाद कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए और अब 6 मूर्तियां आंधी से गिर भी गई हैं। उज्जैन में जो मूर्तियां गिरी हैं उसे बनाने वाली कंपनी भी गुजरात की है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन परिसर महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, जो खुद गुजरात के हैं। इस कंपनी का मुख्यालय सूरत में है। 2006 में बनी इस कंपनी ने 5 साल पहले इंदौर में बावरिया आर्ट सिरपुर के नाम से एक और दफ्तर खोला। कंपनी की साइट से पता चलता है कि कई जगहों पर इसके दफ्तर हैं। कंपनी ने लिखा है कि उसका कोई भी काम अधूरा नहीं रहता और ना ही उसके खिलाफ कोई मुकदमे हैं। इसका जिक्र जरूर किया गया है कि इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। 6 मूर्तियां गिर गईं, खंडित हो गईं। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि कंपनी ने इन मूर्तियों पर 100 साल की गारंटी दी थी। अब कंपनी नई मूर्तियां बनाकर देगी। लेकिन दैनिक भास्कर में उज्जैन के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का बयान छपा है कि लाल पठार और फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनी इन मूर्तियों की लाइफ 10 साल है, या जिस मटेरियल से बनी है उसी से बनाकर लगाई जाएंगी। जांच जैसी कोई बात नहीं। भविष्य में पत्थरों की मूर्तियां लगनी है, इन्हें बनने में समय लगता है, इसलिए अभी इसी मटेरियल की मूर्तियां लगेंगी। कलेक्टर का कहना है और जो अखबार में छपा है कि उसके अनुसार पत्थर की मूर्तियों के बनने में समय लगता है। भविष्य में पत्थर की मूर्तियां लगनी है तो फिर फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक की मूर्तियां क्यों लगी? उनकी तो 100 साल की गारंटी है, भास्कर ने लिखा है। उस पर कितना खर्च हो गया और जो भविष्य में पत्थर की मूर्तियां लगने वाली हैं उन पर और कितना खर्च होगा? क्या इस योजना का यह सब हिस्सा है जो पहले से तय है कि पत्थर की मूर्तियां लगेंगी बाद में, लेकिन अभी प्लास्टिक की लगाई जाएंगी? क्या इसलिए कि प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना था ऐसा हुआ होगा? यह सब सवाल उठते हैं।
भास्कर के प्रिंट संस्करण में फ्रंट पेज पर कलेक्टर का बयान छपा है कि जांच जैसी कोई बात नहीं, ये मूर्तियां आंधी से गिरी हैं। जांच की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या तब भी नहीं होनी चाहिए जब भ्रष्टाचार के आरोप इस प्रोजेक्ट पर लगे हैं? लेकिन भास्कर के ऑनलाइन संस्करण में इस खबर में कलेक्टर के बयान में संशोधन देखने को मिला। यहां वे कह रहे हैं कि बहुत तेज आंधी आने के कारण मूर्तियां पेडेस्टल से नीचे गिरी हैं और घटना के लिए जिम्मेदारी तय कर एक्शन लिया जाएगा। देखिए, कई मूर्तियां नहीं, सप्तऋषि आप सबको सामने दिख रहा है। सप्तऋषि की मूर्तियां पेडेस्टल पे थी, बहुत तेज आंधी आई थी तो मूर्तियां पेडेस्टल से नीचे गिर गई। जहां तक सिर्फ एक मूर्ति है जो थोड़ी सी खंडित हुई है, बाकी मूर्तियां इंटैक्ट हैं। उन मूर्तियों को वापस पेडेस्टल पे पदस्थापित कर दिया जाएगा। अभी क्रेन आ रही है। आप सबने आंधी तूफान देखा होगा। 1 घंटे तक इतनी तेज़ आंधी चली है कि पूरे ज़िले में बहुत सारे पेड़ गिरे हैं, कुछ मकानों की छतें गिरी हैं, टूटी हैं। और अभी हम आकलन कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। अभी फ़िलहाल महाकाल लोक को इसलिए बंद किया गया है कि इन मूर्तियों को पुनः व्यवस्थापित करने में क्रेन का उपयोग होगा और भविष्य में किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए किया जा रहा है। ये अक्टूबर 2022 का भास्कर है। हेडलाइन कहती है कि महाकाल लोक कॉरिडोर की लोकायुक्त जांच, 3 आईएएस समेत 15 अफसरों को नोटिस, ठेकेदार को आइटम बदलकर करोड़ों का फायदा पहुंचाया। अखबार ने लिखा है कि शिकायत में ठेकेदार को करोड़ों का लाभ पहुंचाने के लिए एसओआर की दरें और आइटम को बदलने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने शिकायत की है कि अफसरों ने पद का दुरुपयोग कर ठेकेदार मनोज भाई पुरुषोत्तम भाई बावरिया को आर्थिक लाभ पहुंचाया, जिससे शासन को राजस्व की हानि हुई। नोटिस में कहा गया है कि लोकायुक्त संगठन की जांच में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। परमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि टेंडर के अनुसार जीआई शीट लगानी थी, जिस पर 22 लाख का खर्च होना था। ठेकेदार ने इसकी जगह पॉलीकार्बोनेट की शीट लगा दी या अतिरिक्त आइटम जोड़ा गया। पॉलीकार्बोनेट शीट का एसओआर दर 3105 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, जबकि बाजार दर 808 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। इस प्रकार ठेकेदार को 91 लाख का अनुचित फायदा मिला होगा। लोकायुक्त के नोटिस में 3 आईएएस, उज्जैन कलेक्टर, स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष आशीष सिंह, उज्जैन स्मार्ट सिटी के तत्कालीन कार्यपालक निदेशक क्षितिज सिंघल और तत्कालीन नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता के नाम हैं। प्रेस के साथियों को सादर प्रणाम। मैंने भगवान महाकाल के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसकी जो महाकाल लोक के नाम पे जो कार्य हुआ उसकी लोकायुक्त में शिकायत हुई थी। लोकायुक्त में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अगर आज मेरी शिकायत के ऊपर जो प्राथमिकी दर्ज हुई उस पर जांच होती, उस पर अमल होता, तो आज जो पूरे उज्जैन को कलंकित करने का काम, भगवान महाकाल के क्षेत्र को कलंकित करने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जो अधिकारी उज्जैन तात्कालिक कलेक्टर, नगर निगम के कमिश्नर, यूडीए के सीओ, स्मार्ट सिटी के सीओ और साठ घाट करके उनके साथ मिलकर जो अधिकारी, कर्मचारी और जो ठेकेदार थे, उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। 6 महीने में ही जो महाकाल लोक में जो मूर्तियां स्थापित की थी वो धराशायी हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी और करनी का अंतर साफ दिख चुका है। और जो मैंने लोकायुक्त में शिकायत की थी, अगर उसकी आज जांच होती तो आज पूरे उज्जैन को शर्मसार नहीं होना पड़ता, कलंकित नहीं होना पड़ता। मैं प्रेस के साथियों के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, जब आपने इस कार्य की वाही लूटी तो अब ये जिम्मेदारी कौन लेगा? मुख्यमंत्री जी, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? भगवान महाकाल, इन पापियों को, जिन लोगों ने भगवान महाकाल को नहीं छोड़ा, इनको भगवान महाकाल माफ नहीं करेगा। भगवान महाकाल के यहाँ अन्याय जो हुआ है इसका न्याय होगा। इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भगवान महाकाल देंगे। भाई ये अचानक नहीं, इसमें कोई भ्रष्टाचार वाली बात नहीं है। अगर अचानक इस प्रकार की बड़े बड़े पेड़, जो बहुत पुराने पेड़, 50-50 साल के पेड़ हिल गए और नुकसान हो गया, तो अगर इसमें कहीं तकनीकी, अगर कोई टेक्निकल कोई दिक्कत आई होगी तो उसको ठीक करेंगे। अभी साहब को उन सारे ठेकेदारों को बुलवाया है, अब उनके साथ में बैठ कर के बात करेंगे। 6 मूर्तियां मामूली आंधी में गिर गईं, उखड़ गईं। मीडिया ने यह भी लिखा है कि इतनी ऊंचाई से भारी भरकम मूर्तियों के गिरने से किसी को चोट नहीं आई, जबकि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मूर्तियों के गिरते ही प्रशासन तेजी से हरकत में आया और परिसर में प्रवेश रोककर उसकी साफ सफाई करा दी गई। महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस ने कई बार आरोप लगाए हैं। बाकायदा गोविंद सिंह जी ने विधानसभा में आरोप लगाए हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है।
मामला धर्म का है तब तो इन मामलों की जांच करवा लेना किसी भी सरकार का धर्म होना ही चाहिए था, है कि नहीं। डिजिटल भास्कर की 28 मई की शाम की यह हेडिंग देखिए। मध्य प्रदेश, पहली ही आंधी में उखड़ गई महाकाल लोक की मूर्तियां, निर्माण में भारी भ्रष्टाचार। रामनिवास रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राज्य में मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने बयान दिया है और छपा है कि महाकाल लोक का निर्माण कांग्रेस सरकार के समय में ही मंजूर किया गया और 300 करोड़ से अधिक की योजना मंजूर की गई, लेकिन भाजपा सरकार ने इसका काम प्रारंभ करने से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोकार्पण कराने के चक्कर में कई काम जल्दबाजी में पूरे किए, साथ ही करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इसके निर्माण में किया, जिसका जीता जागता सबूत पूरे प्रदेश को मिल गया। पहली आंधी और बारिश में ही महाकाल लोक के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार करती है भाजपा, मंदिरों को भी नहीं छोड़ रही, कांग्रेस नेता का आरोप है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि महाकाल कॉरिडोर 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। 3 दिन पहले खबर आई कि महाकाल का दर्शन सबसे महंगा है। महंगाई ने राशन को जनता से दूर कर दिया, तभी तो सरकार को मुफ्त राशन देना पड़ा। अब तो महाकाल के दर्शन को भी महंगा कर दिया जा रहा है। धर्म के नाम पर उद्घाटन का सिनेमा दिखाया जा रहा है। दरअसल यह सिनेमा इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपके जीवन के साथ क्या हो रहा है वो फिल्म आपको नजर ना आए। भास्कर की इस एक्सक्लूसिव खबर की हेडलाइन देखिए। महाकाल का दर्शन सबसे महंगा, केवल 4 दिन 12 से 4 बजे तक फ्री में दर्शन। इस खबर के अनुसार सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 6 बजे से 8 बजे तक दर्शन के लिए 750 रुपए फीस तय की गई है। भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग कराने के लिए प्रति व्यक्ति 200 रुपए तय है। यहां वीआईपी दर्शन के लिए अलग से फीस तय की गई है। किस दर्शन का कितना पैसा लगेगा यह मंदिर ट्रस्ट तय करता है। इस रिपोर्ट में सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के रेट की तुलना की गई है। लिखा है कि उज्जैन महाकाल मंदिर ट्रस्ट ने सप्ताह के 4 दिन मंगलवार से शुक्रवार तक दोपहर 12 से 4 बजे तक गर्भगृह से निःशुल्क दर्शन कराने की व्यवस्था की है। महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था से करोड़ों रुपए की आय मंदिर समिति को होती है। अप्रैल माह में गर्भगृह में प्रवेश, भस्म आरती अनुमति से और शीघ्र दर्शन से 10 करोड़ 44 लाख रुपए की आय मंदिर समिति को हुई। महाकाल मंदिर में श्री महाकाल महालोक बनने के बाद से लगातार दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मंदिर समिति गर्भगृह दर्शन के लिए 750 रुपए, शीघ्र दर्शन के लिए 250 और भस्म आरती ऑनलाइन के लिए 200 रुपए प्रति व्यक्ति लेती है। महाकाल मंदिर की धर्मशाला से भी आय होती है। इन सब में दान से आने वाली राशि अलग है। इस तरह की खबरें छपती हैं तो कुछ लोग वायरल कराने लग जाते हैं, जबकि इस पर बाकायदा बहस होनी चाहिए कि क्या इतनी फीस होनी चाहिए थी। अगर इतनी फीस है तब भी मंदिर ट्रस्ट ही इस पैसे से परिसर का विकास क्यों नहीं करता। जनता के पैसे से अगर 400-800 करोड़ रुपए का विकास कार्य हो रहा है तब फीस क्यों लगनी चाहिए। फिर सरकार फीस ले, सरकार ही ले। यह तो सोचने का सवाल है कि एक कॉम्प्लेक्स बनाकर क्या तीर्थ स्थलों को मॉल में बदला जा रहा है, जहां जाने के टिकट लगेंगे, जिसकी आध्यात्मिकता को भव्य और दिव्य बनाने के नाम पर मॉल की तरह बदल दिया जा रहा है। बहरहाल उज्जैन की इन खंडित मूर्तियों से कई सवाल निकल रहे हैं जिन्हें दबाने का अधर्म गोदी मीडिया करेगा ही। यह वो तस्वीर है जिससे यह अपने आप विकास की योजनाओं के भीतर के राज बाहर आ जाते हैं। 2019 के बाद मंदिर परिसरों और रेलवे स्टेशन के निर्माण से मोदी सरकार विकास का फोटो दिखाना चाहती है ताकि यहां आने वाली लाखों की जनता को लगे कि कितना कुछ हो रहा है। जीवन बदलने के लिए, जीवन को सरल बनाने के लिए जो होना चाहिए वो नहीं हो दिखता है। जिसके पास पैसा है और जिसे लोन मिल सकता है वो किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए विदेश भेज रहा है। जिसे बाहर के किसी देश में नौकरी मिल रही है वो किसी तरह यह देश छोड़ देना चाहता है। विकास की तस्वीर देखनी है तो किसी भी अस्पताल के बाहर कतार में लगे गरीबों का हाल दिखाइए। ये खंडित मूर्तियों को देखकर एक सवाल यही पूछ लीजिए कि इनके निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च करने से क्या अच्छा नहीं होता कि गरीबों के इलाज का बिल चुका दिया जाता। जंतर मंतर पर जो हुआ उसके बारे में हिंदी के कुछ अखबारों की रिपोर्टिंग निकालकर देखिए। हमने शुरू में बताया कि पुलिस प्रदर्शनकारियों को उठाकर ले गई, लेकिन हिंदुस्तान अखबार ने लिख दिया कि धरना समाप्त हो गया। यह जागरण अखबार की हेडलाइन है, जंतर मंतर से हटा अखाड़ा। इस हेडलाइन में महिला खिलाड़ियों के घसीटे जाने, धरना स्थल को उजाड़े जाने पर कोई टिप्पणी नहीं है,
खबर के भीतर हो सकती है। अखबार की अपनी आज़ादी है कि कैसे भी हेडलाइन लिखे, लेकिन उसे देखने की आज़ादी हम पाठकों को भी तो है। ऐसा लगता है कि बहुत राहत का काम हो गया, जंतर मंतर से हटा अखाड़ा। यही नहीं, भीतर के पेज पर लिखा है कि चाक चौबंद सुरक्षा से समारोह में बाधा नहीं डाल पाए प्रदर्शनकारी। इस वाक्य को साधारण पाठक कैसे समझे? लेकिन यह हेडलाइन बता रही है कि हमारी पत्रकारिता का बड़ा हिस्सा अब राज्य की कार्रवाई को, पुलिस की कार्रवाई को राज्य के हिसाब से देखता है, जनता के हिसाब से नहीं। दैनिक भास्कर की यह हेडलाइन जागरण और हिंदुस्तान से अलग है, जबकि घटना एक ही है। दैनिक भास्कर लिखता है खेल रत्न जमीन पर, जिद आसमान पर। इतना भी काफी है बताने के लिए कि इस देश में क्या हो रहा है, किसकी जिद आसमान पर है। मीडिया रिपोर्ट में अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें हैं एक ही घटना को लेकर। एक अखबार ने लिखा है कि बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक समेत 109 लोगों पर एफआईआर हुई है। इन मामलों में 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। भारत की शान बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों पर 7 साल की सजा वाली धारा तुरंत लग जाती है, मगर एक सांसद के खिलाफ एफआईआर करने के लिए उन्हें धरने पर बैठना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। यही नया भारत है। धर्म का चोला पहनकर चुने हुए नेता नाटक कर रहे हैं ताकि आप उन्हें नेता समझकर सवाल ना करें, देवता समझकर पूजा करने लग जाएं। इससे पहले कि आपकी ऐसी दुर्गति हो जाए, आप इंसान को देवता समझने लग जाएं, इन सवालों को जनता और नेता की तरह देखना शुरू कर दीजिए। देखिए कि इन खिलाड़ियों के साथ यहां क्या हो रहा है। बीजेपी के सांसद के खिलाफ आवाज उठाने की यह सजा है और अखबार की हेडलाइन में इस पर आलोचनात्मक टिप्पणी तक नहीं होती। उल्टा दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के खिलाफ दंगा करने, गैर कानूनी जमावड़ा करने, ड्यूटी के दौरान पुलिस के काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है संसद मार्ग थाने में। अब ये खिलाड़ी से दंगाई भी बना दिए जाएंगे कुछ दिनों में गोदी मीडिया के द्वारा। आज दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में साक्षी मलिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत के देश का नाम रोशन करने वाली बेटी। मैं एक बार सब भारतवासियों को सबको कहूंगी, आंख बंद करिए और वो नजारा दोबारा से याद करिए जब साक्षी मलिक पहलवानी के अखाड़े में पटकनियां दे रही थी और यहां पर गर्व सीना जो है वो चौड़ा हो रहा था और तालियां बजा रहे थे, देश का गर्व से सीना चौड़ा हो रहा था। और जब साक्षी मलिक ने वो पदक जीता, याद करिए वो ध्वज ऊपर जा रहा है और साक्षी मलिक की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं और हम सब गौरवान्वित हो रहे थे। आज वही साक्षी मलिक कल सड़कों पर दिल्ली पुलिस द्वारा घसीटी गई। वो दृश्य है कल के, और घसीटी नहीं गई, सुनिएगा। दंगे के तहत, दंगे के आरोपों में उन पर एफआईआर 7 घंटे नहीं लगे, एफआईआर हो गई। किसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना पड़ा बीच में, कोई गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सब 2 मिनट में। और एफआईआर 147, 149, 186, 188, 332, 353, पता नहीं कितनी धाराओं में हमारे अंतरराष्ट्रीय, हमारी बेटियां, हमारा गर्व, उन पे एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। जिसे जेल में होना चाहिए था वो संसद भवन में बैठा था, और जिन्हें संसद भवन के उस परिसर में मेहमान के तौर पर जाकर बैठना चाहिए था, वो कल हिरासत में उनको रखा गया सारा दिन। और आज उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी छीन लिया गया। वो जंतर मंतर पिछले 35 दिनों से जिस जगह पे बैठे थे, उस जगह पर बैठने का उनका अधिकार लोकतांत्रिक तरीकों से, उस अधिकार को भी छीनने का काम इस देश की तानाशाह सरकार कर रही है। 26 मई को बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह का एक बयान पीटीआई के हवाले से आया कि वे पॉक्सो कानून बदलवा देंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे। उन पर इन खिलाड़ियों की शिकायत के बाद पॉक्सो लगा है। एक अखबार ने लिखा है कि 700 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट में है कि बृजभूषण सिंह 5 जून को अयोध्या में 11 लाख संतों की रैली निकालेंगे। क्या सही में मीडिया ने 11 लाख ही सुनकर छापा है? 11 लाख संतों की रैली होगी, यह तो बहुत बड़ी संख्या है। इनके समर्थन में इतने संत हैं तो सभी को ये सांसद महोदय संसद भवन ही ले आते, कम से कम सारी सीटें भर जाती। वो सीटें जो विपक्ष के नहीं आने से खाली रह गई थी। ये लड़ाई एक अंतहीन सुरंग में प्रवेश कर चुकी है। जंतर मंतर से महिला खिलाड़ियों को हटाने के अगले दिन दिल्ली सामान्य है, लेकिन यह कहना कि देश की जनता उदासीन है, ठीक नहीं।
सोशल मीडिया पर ही लाखों लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग निंदा कर रहे हैं। वे सभी महिला खिलाड़ियों के साथ हुए पुलिसिया बर्ताव से चिंतित हैं। 28 मई का दिन इतिहास में उस तरह से दर्ज नहीं होगा जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं। इतिहास उन्हें केवल वीडियो में चलते फिरते देखेगा, आते जाते देखेगा। जब इतिहास लिखा जाता है तब केवल वीडियो नहीं देखा जाता है, समझा भी जाता है और भी तथ्य देखे जाते हैं और अन्य चीजों को भी संदर्भों में लिया जाता है। 28 मई का दिन कम से कम उस तरह से ऐतिहासिक तो नहीं रहा कि एक तरफ संसद की इमारत का उद्घाटन हो रहा हो और दूसरी तरफ ओलंपिक में दूसरों को पटकनी देने वाली लड़कियों को घसीटा जा रहा हो। क्या यह इतिहास है? शाम का इतिहास सुबह के विवादित इतिहास पर भारी पड़ गया। अब 28 मई के पास इमारत के अलावा कुछ नहीं बचा है। उसकी आभा जंतर मंतर पर कुचल दी गई है। नमस्कार, मैं रविश कुमार।